वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जनरल साइंस में पाचक एंजाइम, मानव में पाचक एंजाइम, सबस्ट्रेट और अंतिम उत्पादों के सारांश के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, केंद्रीय विद्यालय में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो साइंस रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, और चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, और चाहे हमारे स्टेट से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको एक प्रश्न और कभी कभी दो भी आ जाते हैं। जब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उन्हें अधिकार होता है कि वो दो रूपों में उस प्रश्न को दे देते हैं, लेकिन जो कॉमन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक प्रश्न तो आपको एन के एन प्रकार मिल जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं फोकस डालूंगा हल्का सा कि एंजाइम जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एंजाइम क्या है। वास्तव में जो एंजाइम है वो प्रोटीन का भाग है। आधारीय जो पदार्थ होता है वो प्रोटीन होता है कि वास्तव में जो हमारे एंजाइम्स हैं। दूसरी बात, एंजाइम जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सक्रिय रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि एक गुणात्मक अध्ययन, अनपढ़ नहीं कहेंगे, गुणात्मक रूप से संजीदा व्यक्ति दूध को बॉईल करके ही उतारना चाहिए। नॉर्मल गर्म करते तो कहता है कि दूध गर्म नहीं हुआ, ज़्यादा गर्म करते तो दूध जो है पात्र के चिपकने लग जाता है या कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आम भाषा में कहता है कि दूध को 1 या 2 उकाली ले लें, बॉईल हो जाए वो अच्छी तरह से। तो वो जो टेम्परेचर होता है, अपन पढ़े लिखे जो उसको मापन करते हैं, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसमें एक तरह से जो एंजाइम है, क्योंकि दूध अपने आप में एक प्रोटीन है, और उसमें जो एंजाइम होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। और हम जब दूध को हल्का गर्म पीते हैं तो हमारी बॉडी में एक्टिविटी बढ़ती है, पाचन प्रक्रिया। इसलिए आप देखा कि कहीं मना होता है वो बात अलग है, बाकी जो ही शाम का खाना खा लेते हैं उसके 1 घंटे बाद सोने, 1 घंटे सोने से पहले लोग गर्म दूध पी करके सोते। उसका कारण ये होता है कि भोजन आसानी से पच जाए। तो कहने का मतलब एक एंजाइम्स जो एक प्रकार के कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट मीन्स उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो क्रिया में भाग लेते हैं लेकिन ज्यों के त्यों बच निकलते हैं। केमिस्ट्री में जब आप उत्प्रेरक, उत्प्रेरण अलग से इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होता है। जैसे हम यहाँ भी पढ़े रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री होती है और जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स सब में बिना केमिस्ट्री के इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन प्योरली जब आप केमिस्ट्री में उत्प्रेरक, उत्प्रेरण पढ़ेंगे तब आपको लगता है कि उत्प्रेरक किस प्रकार के होते हैं, कितने उनकी जो है गुण होते हैं, और बहुत सारे एंजाइम्स तो पाए जाते हैं। और उसमें से कुछ जो हमें अध्ययन के लिए, जो हमारे मानव का जो पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र, विभिन्न प्रकार के तंत्र को तो हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन मेरा जो उद्देश्य, मैंने फर्स्ट डे आपको बताया कि हाउ टू प्रिपेयर साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कि प्रतियोगात्मक जो परीक्षाएं होती है, कॉम्पिटिशन्स होता है, उसमें विद्यार्थी नाना प्रकार के दर दर भटकता रहता है, विभिन्न प्रकार की गाइड्स को देखता है, लेकिन फिर भी उसे, क्योंकि अब कंपटीशन का ज़माना 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 8 लाख मामूली बात है कंपटीटर बैठने वालों की संख्या। तो पेपर सेटर महोदय भी अपने विवेक को बड़ा उच्च कैडर का लेकर के सेट करना पड़ता है, क्योंकि यदि नॉर्मल क्वेश्चन होंगे तो फिर मेरिट कैसे बने। तो उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होए तब जो है प्रतिभागी अपने प्रतियोगी परीक्षा को सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने पहले जितने भी जो आपके फंडामेंटल वाली बातें हैं, जिनको विद्यार्थी को थोड़ा याद करने में भी टाइम लगता है, टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो गैर विज्ञान के विद्यार्थी हो तो उनके लिए तो पहाड़ हो जाता है कि हम इनको कैसे याद करें। तो जब उनके पास मैटर होता है तो धीरे धीरे उस परीक्षा तक उसको याद करते। बाकी नॉर्मल बातें होती हैं, आमाशय, यकृत, वो सब याद हो जाते हैं, क्योंकि वो 3rd क्लास से 5th क्लास से 6th क्लास है। लेकिन ये 5th 6th में तो कोई एक आध नाम कभी आ जाता है, बाकी 9th में 10th में थोड़ा आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बहुत से गैर विज्ञान के विद्यार्थी बन जाते हैं, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस में भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कर रहा है या अलग, तो उनका उससे लिंक टूट जाता है। ऐसी कंडीशन में कुछ डिफ़िकल्टीज होती है। तो इसलिए एंजाइम्स एक तरह से आधारभूत क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड सक्रिय होते हैं, ये कैटलिस्ट होते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो मानव का जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र में जो पाचक प्रक्रिया के जो पहला क्रम संख्या से चल रहे हैं, नेम ऑफ ग्लैंड्स, पाचक रस का नाम, क्रिया का क्षेत्र, पीएच जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन है, विकर, इसका दूसरा नाम एंजाइम है, सबस्ट्रेट और अंतिम उत्पाद। ये सह उत्पाद, ये अंतिम उत्पाद। तो इसी क्रम में जैसे हमारे मुख से पाचन प्रारंभ होता है, दांतों के द्वारा हम भोजन को चबाते हैं, जिसे हम यांत्रिक पाचन कहते हैं। और जब मुंह में जो हमारी लार ग्रंथि पाई जाती है, सैलाइवा ग्लैंड, वो लार का स्त्रावण करती है, सीक्रेट सैलाइवा, और वो लार जो है मुख गुहा में पाई जाती है, बक्कल कैविटी। और मुंह में जो हमारा पीएच होता है, वो पीएच होता है 7, और उसको पूर्ण रूप से तो वहाँ उदासीन होता है, और हल्का भी यदि कुछ होता है तो हल्का वो क्षारीय हो सकता है। अम्लीय होने का तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि 6 से बिलो आपका अम्लीय पैटर्न रहता है, लेकिन 7.2 हो जाता है, 7.3 हो जाता है, तो हल्का सा वहाँ क्षारीय भी आप बता सकते हैं कि पीएच जो है मुंह, क्योंकि अपने खान पीन में और अशुद्धिकरण थोड़ा है ही है, और वैसे भी नाना प्रकार की चीज़ें और बहुत से अम्लीय भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर उनके मुंह में फिर कमजोरी के रूप में उसका के विभिन्न प्रकार के रोग। लेकिन हम स्वस्थ भारत और स्वस्थ मानव जीवन की बात करते हैं तो हमारा जो पीएच है मुंह बक्कल कैविटी में, मुंह में, वो उदासीन होता है या तो, और यह हल्का सा क्षारीय होता है। अब जो मुंह में एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम है उसे मतलब जो है सबस्ट्रेट के रूप में टाइलिन किस में कट होता है? स्टार्च के रूप में, और स्टार्च वहां पे माल्टोज में बदल जाता है। स्टार्च को हम मंड भी बोलते हैं, और हमारे जितने भी जो खाद्य अन्न है उनमें स्टार्च पाया जाता है। अब उसकी सेकंड प्रोसेस में ये जो माल्टेज है वो माल्टोज में बदलता है, और माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब जो ग्लूकोज है, अब मान लिया वो जठर ग्रंथि में पहुंचता है, गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस का विस्तरण होता है, और ये प्रक्रिया आमाशय में होती है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, पाइलोरिक, फंडिक और कार्डियक। और आमाशय में जो पीएच होता है वो होता है 2, प्योर अम्लीय होता है, बल्कि 1.5, 1.6 भी रह जाता है, 1.4 भी है तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो एक पैक थैला है जिसमें म्यूकस सेल्स पाई जाती है, HCl पाया जाता है, और वहाँ पे आमाशय में भोजन का अच्छे से पाचन होता है। और सबसे पहले पेप्सिन बनता है, पेप्सिन से प्रोटीन्स का निर्माण होता है, और प्रोटीन से पेप्टाइड्स जो अमीनो अम्ल के एक प्रकार के ग्रुप हैं। और यहाँ जो पेप्टाइड्स है दूसरे रूप में रेनिन, रेनिन माना कि प्रोटीन है, दूध है, और कैसिनोजन और केसिन जो दही में तब्दील हो जाता है, दूध से दही, इसलिए हम भोजन के अंदर दूध भी लेते हैं और दही भी लेते हैं। बॉडी तो बनाने की कोशिश करती है, लेकिन यदि बॉडी में कहाँ से आएगा? जब बाहर से हम संतुलित भोजन लेंगे तभी हमारा भोजन जो उस पर है। तो रेनिन से कैसिनोजन और कैसिनोजन से कैसिन उत्पाद का निर्माण होता है। तब तीसरी स्टेज में यदि हम आमाशय में पाचन को देखें तो जठरीय लाइपेज, लाइपेज एक प्रकार का वसा होता है, लेकिन वहाँ उसको अर्ध विकसित है तो जठरीय लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि आमाशय में पाया जाता है, और वो कन्वर्ट होता है वसा में, वसाएं बन जाती है, और वसा का जो ग्रुप होता है उसको ग्लिसरॉल के नाम से, ग्लिसरॉल वहाँ अंतिम उत्पाद है। तो अब आप देखिए कि ग्लिसरॉल से जो है अब अग्नाशय की ओर बढ़ते हैं। पैनक्रियाज जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो पत्ती सदृश होता है, और बहुत संतुलित रहना जरूरी। जब आमाशय फेल हो जाता है तो आप देखिए भारत में 70% लोग शुगर से ग्रसित हैं। अग्नाशय रस बनता है, छोटी आंत प्रारंभ हो जाती है आमाशय से जुड़ी हुई है ग्रहणी के पश्चात, और वहाँ जो पीएच वैल्यू रहती है 7.1 से 8.3 तक होती है, यानी क्षारीय प्रकृति हो जाती है पूर्ण। मैंने बताया ना 7 तक उदासीन होता है, जो ही 7.1, 7.2, 7.3 होता है वो क्षारीय की ओर अग्रसर है। तो उसमें जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, और प्रोटीन से पेप्टाइड्स बनते हैं और अमीनो एसिड, या ए फॉर अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। फिर काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स में तब्दील होता है, और प्रोटीन से
पेप्टाइड्स एंड अमीनो अम्ल, जगह के अभाव कारण मैंने ए से सिंबल किया है, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। फिर उससे कन्वर्ट अगला कार्बोक्सी पेप्टिडेज से पेप्टाइड्स बनते हैं जो प्रोटीन के समूह होते हैं, और स्वतंत्र फ्री, यहाँ एफ आर का मतलब फ्री अमीनो एसिड, स्वतंत्र अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। तत्पश्चात एमाइलेज, एमाइलेज से स्टार्च बनता है और स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। लाइपेज वसा का एक रूप है, और लाइपेज से वसा और वसा से ग्लिसरॉल। माल्टेज माल्टोज बनता है और माल्टोज से ग्लूकोज, और लैक्टेज से लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टोज और ग्लूकोज बनता है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ एक है वो राइबो न्यूक्लियस होता है, आरएनए, राइबो न्यूक्लियस। यहाँ लास्ट में एच राइबो न्यूक्लियस, आर एन ए, राइबो न्यूक्लियस से रिलेटेड आरएनए, और आरएनए तब्दील हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड। तो ये अंतिम चरण था यहाँ पे अमाशय से अग्नाशय में, जो अंतिम हमारा था राइबो न्यूक्लियस, आरएनए बनता पहले और न्यूक्लियोटाइड्स में तब्दील हो जाता है। फिर हमारी आंत्र ग्रंथियां हैं। लास्ट जो हमारा है वो है आंत्र ग्रंथियां। आंत्र ग्रंथियां इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। पाचक रंग आंत्र रस, क्रिया का जो है वो आंत लिख सकते हो। तो इसमें और आंत में भी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारा पीएच हो जाता है वहाँ पे भी आपका पीएच 7.6 या 8 तक भी पहुँच जाता है, और सारी प्रकृति। अब यहाँ अलग अलग एंजाइम्स, इस जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है करीब 6-7 मीटर लंबी होती है, आंत रस पाया जाता है, क्षारीय प्रकृति होती है। तो वहाँ एंटीरा काइनेज जो एंजाइम है हमारा, एंटीरोकाइनेज, वो ट्रिप्सिनोजन बन जाता है, ट्रिप्सिनोजन किसमें बदल जाता है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, और ट्रिप्सिनोजन एंजाइम ट्रिप्सिन में बदल जाता है। अंतिम उत्पाद क्या होगा, ट्रिप्सिन। तो इस प्रकार से आप देखिए कि एंटीरोकाइनेज आया हुआ है पहले RS 2003 में या 97 वाले में। एंटीरोकाइनेज एंजाइम का अंतिम उत्पाद क्या होगा, तो एंटीरोकाइनेज का वहाँ अंतिम उत्पाद क्या है, ट्रिप्सिन है। अब आता है कि इरेप्सिन, दूसरा जो एंजाइम है हमारा इरेप्सिन। तो ट्रिप्सिन के बाद क्या आया, इरेप्सिन। इरेप्सिन एल्यूमिनोजेज में बदल जाता है, एल्यूमिनोजेज। तो इरेप्सिन से क्या सबस्ट्रेट बना, एल्यूमिनोजेज, और एल्यूमिनोजेज किसमें बदल गया, अमीनो अम्ल में बदल गया, अमीनो अम्ल। तो आप देखिए ये यहाँ A बना लो, यहाँ B बना दो, फिर C। अमीनो अम्ल के पश्चात जो है माल्टेज, क्या बनता है, माल्टेज।
माल्टेज ग्लूकोज फ्रक्टोज, उसके बाद आता माल्टेज, तो माल्टेज से माल्टोज, माल्टेज से माल्टोज और माल्टोज से ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो माल्टेज से माल्टोज बना, माल्टोज से ग्लूकोज बना। और नेक्स्ट है हमारा सुक्रेज, फ्रक्टोज के साथ आता है सुक्रेज, सुक्रोज, सुक्रेज जो कि मीठा कम होता है। सुक्रेज से केन शुगर बनती है, गन्ना, कैन का मतलब जो इक होता है, तो उस प्रकार का क्या होती है बॉडी में कैन शुगर का निर्माण होता है। और कैन शुगर जो है वो तब्दील हो जाती है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जी एफ से भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ जी और यहाँ एफ, जी और एफ, जी फॉर ग्लूकोज, एफ फॉर फ्रुक्टोज। सुक्रेज के बाद लैक्टेज, लैक्टेज, लैक्टोज और ग्लूकोज। तो ई के अंदर लैक्टेज, लैक्टेज से बना लैक्टोज, लैक्टोज से बना ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड गैलेक्टोज, एंड गैलेक्टोज। फिर आ जाता है आपका एफ, एफ के अंदर बाद में अपन जब जाते हैं कि पेप्टिडेजेज, पेप्टिडेजेज, पेप्टिडोज और अमीनो अम्ल। क्या बनेगा? अमीनो अम्ल। तो लास्ट में पेप्टिडेजेज, पेप्टिडोज और अमीनो अम्ल। फिर लाइपेज, नेक्स्ट क्या है जी में लाइपेज। वसा से रिलेटेड पूर्व में बताता हूँ, वसा बनेगा और वसीय अम्ल बन जाएंगे। वसा के बाद वसीय अम्ल, क्या बनेंगे? वसीय अम्ल। तो वसीय अम्ल तक आप याद रखें, लाइपेज वसीय या ग्लिसरॉल भी लिख सकते हैं। अगला जो वर्ड है उसमें इधर लिख लो ग्लिसरॉल। आंत्र ग्रंथियां, इंटेस्टाइन ग्लैंड, आंत्रस होता है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, पीएच 7.6। यहाँ जोर देके मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सी बार पूछा गया। एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन बदलता है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। सेकेंड राउंड में इरेप्सिन, एल्मिनोजाइज, अमीनो अम्ल। माल्टेज, माल्टोज, ग्लूकोज। सुक्रेज, कैन शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। लैक्टेज, लैक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। पेप्टिडेजेज, पेप्टिडोज, अमीनो अम्ल। और लाइपेज वसा और वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में तब्दील होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो मानव में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम, सबस्ट्रेट और अंतिम उत्पाद का ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए। चाहे आप अगेन एंड अगेन इसको समय समय पर रिवाइज करते रहें तो आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसकी जब अलग अपन पढ़ेंगे तब और उसमें आएगा कि हमारा पाचन तंत्र कैसा होता है। लेकिन पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसमें बताया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से क्लियर नहीं होता। तो एट ए ग्लांस एक टेबल के रूप में हमने इसको कोशिश की कि हम अच्छे तरीके से याद करें। इसी के साथ मैं आपको मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
some IMP facts of human body। हमारा जो मानव शरीर है उसकी कुछ बातें, दैनिक जीवन में विज्ञान ही आपका कोर्स होता है, जगह जगह लिखा रहता है कि दैनिक जीवन में विज्ञान। तो सबसे पहले आती है ब्लड मेटाबॉलिक रेट, BMR। इसका फुल फॉर्म है ब्लड मेटाबॉलिक रेट। तो ब्लड की जो मेटाबॉलिक है, मैं पूर्व में ही बता चुका हूं कि मेटाबॉलिज्म जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय अपचय क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारा सजीव उन पे टिका रहता है, निर्माणकारी और विनाशकारी। तो यही मैंने मानव शरीर के जब महत्वपूर्ण तथ्य बताए तो सबसे पहले ब्लड मेटाबॉलिक रेट के बारे में आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि BMR जो होती है वो 1600 कैलोरी पर डे। कितनी होती है? 1600 कैलोरी पर डे। ऐसे भी लिख सकते हो CALORI, कैलोरी पर डे। 1600 कैलोरी पर डे जो है वो होनी चाहिए। फिर आता है सबसे बड़ी स्तनी। सबसे बड़े स्तनी में जो आपका आता है व्हेल, जिसे हमें मछली है लेकिन वो मछली नहीं है। क्या वो? स्तनधारी है। व्हेल मछली जो है मैमल्स है। फिर आता है सबसे बड़ी हड्डी, फीमर, जो जंघा की होती है, जांग की हड्डी बोलते हैं आम भाषा में। क्या बोलते हैं? जांग की हड्डी। जो ये हमारी जो जांग की हड्डी होती है ये फीमर होती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, थाई बोन भी कह सकते हैं आप इसको, इन इंग्लिश वर्जन में थाई बोन, थाई बोन। तो जांग की हड्डी अपन आम भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी वर्जन थाई बोन है। और इस हड्डी का जो नाम है वो क्या है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी भी ये लिख लो, सबसे छोटी हड्डी स्टिपेट्स। ईयर ऑसिकल, कान की जो हड्डी होती है ईयर ऑसिकल, ये जो कान का लोब होता है और यहाँ जो हड्डी पाई जाती है वो सबसे छोटी होती है। तो उसको ईयर ऑसिकल के नाम से जाना जाता है, सबसे छोटी हड्डी। और आम भाषा में उसको स्टेप्स बोल सकते हैं आप। स्टेप्स, पूरा नाम नहीं लिखे तो स्टेप्स, है ना। तो आप स्टेप्स के नाम से, बाकी अपन इन जनरल में जो बुक्स में पढ़ते हैं स्टेप्स, तो स्टेप्स से आप याद रख सकते हैं। ईयर ऑसिकल की जो हड्डी होती है, कान के छोटे जो लटकता हुआ पिन्ना होता है वो स्टेप्स आप लिखना है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो तो यह होता है STAPES। तो आपको स्टेप बोलता है, कोई स्टेपीज भी बोल देता है। तो प्रोनाउंसिएशन सोशल साइंस में बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है। अपने को ये होना चाहिए कि हमें वो चीज़ याद रहे कि जो सबसे छोटी हड्डी ईयर ऑसिकल तो हो गया कि कान के वहाँ, और स्टेप्स उसका नाम है, तो अंग्रेजी वर्जन और हिंदी वर्जन में। फिर आता है आपका कि सबसे बड़ी हड्डी होगी, सबसे छोटी हड्डी होगी मस्तिष्क का भार। 1400 ग्राम होता है राउंड फिगर में। और कहीं मतलब यदि 1350 भी लिखा है तो आप उसको, कहीं 1375 है तो इसका मतलब 1400 मैक्सिमम हो रहा है, 1350 रेंज में होता है। अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन में, तो उसमें कहीं 1360 है, 65 75, लेकिन आपको राउंड फिगर 1400 1500 1600 1700 लिखा ऑप्शन में, तो 1400 को राइट करना। 1350
1500, 1600, 1250 लिखा है तो 1350 को राइट करना, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि इससे कन्फ्यूज होना। बहुत सी बार मसल्स की काउंट में इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन नियर अबाउट हमें कहीं 1350 भी ऑप्शन में लिखा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन वेट ऑफ ब्रेन है वो 1400 ग्राम राउंड फिगर में है। 1350 यदि ऑप्शन में है तो उसको राइट करें, 1350 नहीं और वहाँ 1375 लिखा है तो भी आप उसको कंडीशन मानें कि बाकी सब अलग होंगे। तो मस्तिष्क का भार इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। पूरे शरीर के रक्त का आयतन इसमें आप देखिए इन जनरल वे में 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन आप ये भी देखिए शरीर का 12वां भाग, शरीर का 12वां भाग, जैसे किसी का वजन है 72, 12 का भाग दे दो 6 लीटर है। किसी का वजन है 60, 12 का भाग दे दो तो 5 लीटर है। अब होता है जिसका वजन कम है, एनीमिक है या खून की कमी है, तो इस प्रकार से शरीर का 12वां भाग भी होता है। बहुत सी बार अपन निर्णय लेने में तो आंकड़ों में तो 5 से 6 लीटर रेंज दे दी, लेकिन हमें ये भी होता है बहुत सी बार कौन सा भाग शरीर, अपने शरीर का कौन सा भाग जो है रक्त का आयतन का मतलब होता है अनुपात में, तो 12वां भाग। जैसे अपना वजन मैंने बताया कि 72 किलो, 12 भाग तो 6 लीटर होगा। 60 किलो वजन है और 12 का भाग दिया तो 5 लीटर है। अब रक्त हो सकता है 5.25 भी हो, लेकिन ऐसा हमारा कैलकुलेशन फार्मूला है कि पूरे शरीर के रक्त का आयतन वैसे इन जल में 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन शरीर का 12वां भाग भी रक्त का आयतन पाया जाता है। फिर सामान्य रक्तचाप, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो 80-120, 80-120। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सामान्य रक्तचाप है वो 80-120 mmHg, पारा से होता है क्योंकि जो मापा जाता है, तो 80-120 mmHg होता है, क्योंकि थर्मामीटर में भी पारा लगा रहता है और यहाँ जो रक्तचाप नापते हैं तो वहाँ भी पारे के आधार पर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। और उससे कम ज़्यादा है तब अपन कहते बीपी हाई है और बीपी लो है। इस प्रकार से आगे अपन जब चलते हैं तो हमारे को ये आता है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या, अब इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग रेंज होती है हल्की सी, और कभी बराबर भी हो जाती है, लेकिन जनरली ऐसा रेंज माना गया है। तो यहाँ पे आप 50 से 55 लाख प्रति 100 ml, या जो भी सैंपल अपन लेते हैं 100 एम्पल है या 10 एम्पल है, तो उससे आपको इसकी काउंटिंग आ जानी चाहिए। फिर आता है यहाँ पे जो है 45 से 50 लाख पर 100। जो सैंपल ले रहे हैं जो 10 ml भी है तो वो तो काउंटिंग वैसे ही आएगी, और जो ब्लड होता है वो वास्तव में कम ही लिया जाता है। कभी अन्य जानवर पे अपन उसको ज़्यादा से कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है ज़्यादा सैंपल लेकर के, तो इतने लाख। और क्यूबिक में भी होता है कि क्यूबिक पर घन में भी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होकर के अपन जनरल में ऑर्डिनरी वे में जो गैर विज्ञान के विद्यार्थी हैं फिर वो क्यूबिक में चला जाता है क्यूबिक क्या होता है। तो इसलिए अपने को ये है कि जब अपन काउंटिंग करते हैं सैंपल ब्लड के लाते हैं तो 50 से 55 लाख और यहाँ 45 से 50 लाख, थोड़ा चेंज होता है मेल फीमेल और बहुत सी बार बराबर नहीं। तो लाल रक्त इसी प्रकार से आता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या 6 से 10,000, 6 से 10,000 प्रति जो भी ml है, 100 या 10 और 10 ml, वो तो उसके अनुपात में आ जाते हैं। तो 6 से 10,000 होनी चाहिए। और जो हमारी प्लेटलेट्स है उनकी संख्या 2 से 4 लाख प्रति 100 ml या जो 10 ml है। सैंपल जो होता है नमूने आधार पे जो काउंटिंग होती है, तो प्लेटलेट्स की जिसको थ्रोम्बोसाइट बिंबाणु बोलते हैं 2 से 4 लाख कणिकाएं WBC, इनको WBC कहा जाता है और इनको RBC कहा जाता है, RBC।
50 से 55 लाख प्रति। तो ये मानव की जानकारियाँ और भी है। तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स की संख्या को मोटे मोटे रूप से कि RBC 50 से 55, महिलाओं में 45 से 50 और WBC 6 से 10 हज़ार प्रति सैंपल और प्लेटलेट 2 से 4 लाख होनी चाहिए। अब आता है कि इनका जीवन काल कितना होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन। देखा आपने कभी गौर फरमाया कि बहुत सी बार मेडिकल जो है प्रचार में बताता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 माह में अपना रक्त डोनेट कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इस बात का द्योतक है कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 यानी कि इसलिए 3 ही नहीं बल्कि वो कहते हैं 3.5-4 महीने में दे दो। तो 4 महीने तक हमारा जो ब्लड RBC है, जो मैक्सिमम डोमिनेंट जो फैक्टर होता है RBC होती है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है और ये स्वतः ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो बनती बिगड़ती रहती है। इसलिए कि लोगों के जनजीवन को बचाने के लिए हमें रक्त को डोनेट करने में कोई, वो तो जब कभी आप में कमी हो, रोग हो, एनीमिक हो, तो वैसे भी डॉक्टर नहीं लेता है, कंपाउंडर मना कर देता है। और यदि हम स्वस्थ है, हमारा वेट, वजन, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, एज भी हमारी 20 से मतलब जो है 35-40 तक हम बिल्कुल स्वस्थ है, ना BP है ना कुछ है, तो आप स्वतः ही जा करके अपना ब्लड कम से कम साल में 2 बार तो डोनेट करें, जिससे कि हमारे जनजीवन में जो लोग बीमार होते हैं, जिनको इसकी ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता अलग अलग ग्रुप का, और अकाल मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं, तो ऐसे मायने में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वास्तव में हमें जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि RBC का जो जीवन काल है, लाइफ पीरियड है, वो 120 दिन ही होता है। उसके बाद वो स्वतः ही नष्ट होती है और नई बनने लगती है। और जो WBC है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का जो जीवन काल है, वो वैसे से 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन, लेकिन मैक्सिमम 1 सप्ताह यानी 7 दिन। 7 दिन के बाद फिर वो स्वतः नष्ट हो जाती है, नई बनती बिगड़ती है। तो हमारी जो WBC है वो 2 से 5 दिन उनका जीवन काल होता है इन जनरल में। और मैक्सिमम यदि अच्छे WBC की स्ट्रेंथ है, अच्छे पौष्टिक डाइट वगैरह, स्वस्थ शरीर है, तो 1 सप्ताह तक वो बनी रहती है। तो RBC का जीवन काल। और प्लेटलेट्स तो जब जीवन काल मृत्यु के पास ही, और वास्तव में जब कम हो जाती है तो भी अधिक हो जाती है, तो मतलब जो है बॉडी में बताते ना, इसमें खून बह रहा है, हीमोफीलिया रोग हो गया ये। तो प्लेटलेट्स तो एक प्रकार का नेटवर्क है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी संख्या बैलेंस रहनी चाहिए। और उनके लाइफ पीरियड में इतना दिन वाइज हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी निरंतरता ज़रूरी रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ काउंटिंग ज़्यादा है, 2 से 4 लाख बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए RBC और WBC का आप लाइफ पीरियड भी याद रखें। इसके पश्चात आता है कि हमें मतलब जो है हीमोग्लोबिन हमारा महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन इसमें भी मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में थोड़ा कम होता है। अब यहाँ मेल में 12 से 17, बल्कि 16 तो होता ही होता है, लेकिन उनका है कि 17 जो है वो हीमोग्लोबिन होना चाहिए ग्राम पर 100 cc। वो ml cc एक ही बात है, यानी 100 ग्राम सैंपल है हमारा या 10 ml सैंपल है तो उनकी रेंज आनी चाहिए। तो इससे कंफ्यूज ये cc क्यों हम जान जाती हूँ ml, पिपेट जो करते थे इतने cc उसमें लिक्विड आ गया है, इतने ml आ गया है, तो ml और ये cc है ना। तो 12-17 और इधर मतलब जो है 12 से 15 ही होता है, 12 से 15।
और वास्तविक रेंज आप और हम जानते हैं कि इधर 11 से 14 से ज़्यादा नहीं होता है और इधर 10 से 13 से आगे बहुत कम पाया जाता है। हाँ, कुछ महिलाओं में होता है हीमोग्लोबिन ज़्यादा और कुछ पुरुष में भी ज़्यादा होता है। तो ग्राम पर 100 सीसी। तो ये हीमोग्लोबिन की स्थिति रहती है कि हीमोग्लोबिन अपने को कैसे याद रखना है। फिर आता है यूनिवर्सल डोनर, सर्व रक्त दाता समूह। जो ब्लड ओ ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो ग्राही होता है सर्व रक्त ग्राही समूह, वो ए बी होता है। ए बी क्या है? रिसिपिएंट है। ए बी क्या है? रिसिपिएंट है। तो यूनिवर्सल डोनर आपका ओ है और ए बी रिसिपिएंट है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस में 37 डिग्री से, और कहीं 36.9 है तो भी वो एक ही बात है, डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड में है और ये फ़ारेनहाइट में है। मानव शरीर का तापक्रम, मानव शरीर का तापक्रम। तो आपको मानव शरीर का तापक्रम याद रखना है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर आता है हमारी ब्रीदिंग रेट, 16 से 20 प्रति मिनट। श्वास दर, मानव की श्वास दर, ब्रीदिंग रेट 16 से 20 प्रति मिनट, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। क्रेनियल तंत्रिका 12 जोड़ी, क्रेनियल जो तंत्रिका होती है वो कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी होती है। ये आपको याद रखना है। फिर अन्य मानव में हड्डियों की संख्या 206। बच्चों में हड्डियों की संख्या 270। बाद में जुड़ जाती है आपस में, बच्चों में ज़्यादा होती है, हाथों में पैरों में। तो बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है और जो है वो 206 होती है पूर्ण मानव में जब विकसित हो जाते हैं। अब आता है कुछ पीएच वैल्यू या मसल्स की संख्या, मांसपेशियों की संख्या। (635) से लेके 680 तक, जो भी ऑप्शन आपके पास वहाँ हो। बस क्यों, वहाँ तो 700, 800, 900 होगा, अब वहाँ 635 तो राइट करना, 680 है तो आपको राइट करना। ये हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। इसके बाद होता है पीएच वैल्यू, जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले रक्त का मानव, रक्त का पीएच इक्वल टू 7.35, जल का पीएच 7। ये तो होता है उदासीन, मैंने अभी बताया आपको पूर्व में, ये होता है क्षारीय। फिर आता है मूत्र का पीएच 6, ये भी अम्लीय होगा। फिर आता है जठर रस, मैंने आपको बताया था 2 और 1.4 तक भी जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया था जैसे सेम का पीएच 5 होता है,
ठंडे पेय पदार्थ 3 होता है और 3.5 तक आप बता सकते हैं। लेमन जूस में भी 2 होगा। तो इस प्रकार की जो पीएच वैल्यू हैं वो आपको याद रहना चाहिए। और जब पैनक्रियाटिक जूस की बात आ जाती है तो 8.5 क्या है? अग्नाशय पैनक्रियाटिक जूस पीएच। यहाँ रक्त का था, रक्त का पीएच, मानव रक्त का पीएच। तो इस प्रकार की पीएच वैल्यू भी बहुत सी बार पेपर में दी जाती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि पित्त का पीएच पूछ ले आपसे, पित्त का पीएच तो 7.5 होता है। तो विभिन्न प्रकार के पीएच का एक स्केल ही होता है। ये ऐसे चलता है आपका पीएच का स्केल। ये बीच में आपने यहाँ लिख दिया 7 उदासीन, और ये जल का पीएच होता है। इधर आप चले यहाँ 7.35 रक्त, यहाँ चले आप याद रखने के लिए 7.5 पित्त रस। फिर यहाँ चले आप, ये तो हो गया आपका 8, और यहाँ चले 8.5, तो ये हो गया आपके पैनक्रियाटिक जूस पीएच, है ना। और इधर आप चले, ये हो गया मूत्र का पीएच, यूरिन। ये चले सेम का पीएच याद रखने के लिए। यहाँ आप चले तो यहाँ 4 है, यहाँ 3.5 जो है ठंडे पेय पदार्थ, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है। ये 2 में जठर रस नींबू का पीएच, है ना। तो इस प्रकार से इधर आगे जाओगे तो कास्टिक सोडा आ जाता है, और यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाता है 10 पे। यहाँ अमोनिया आ जाता है। इस प्रकार से पीएच स्केल भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। जो बहुत सी बार आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है केमिस्ट्री की या फिजिक्स में भी अपन ले लेते हैं भूल से तो उनमें आप देखते हैं कभी, तो आपको ये पीएच स्केल फाइल बनती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इस तथ्य के साथ साथ दिमाग में आया और ये आपको बता दिया कि इस प्रकार से हमारी पीएच की वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या बता दी, मात्र बता दिया। पल्स रेट होती है वो भी आपकी 72 प्रति मिनट होती है, जिसे हम नाड़ी दर बोलते हैं। पल्स रेट अंग्रेजी में बोलते हैं नाड़ी दर। इस प्रकार से आपको बहुत सारी और बातें समय समय पर हम बताते रहेंगे, लेकिन जो मेन हमारे दिमाग में आया, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर ग्लैंड जो है वो हमारा सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। हमारी जो स्किन है, ये जो है पूरे शरीर को कवर करती है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन जाता है, और दैनिक जीवन में विज्ञान ही आपको लिखा रहता है कि दैनिक जीवन में विज्ञान आपके कोर्स में है, नो प्रेस्क्राइब सिलेबस। तो अंग पूछ ले, ग्रंथि पूछ ले, विभिन्न प्रकार से सबसे बड़ी धमनी पूछ ले तो एब्डोमेन, एओर्टा, सबसे बड़ी धमनी, कुछ भी पूछ ले वो तो।
अपने की पढ़ाई की पूर्णता का मतलब यही होता है कि हमने जब पढ़ा तब ध्यान दिए, नहीं नोट्स बनाए नहीं बनाए, अब हम उस पर एकाग्र हो जाएं और हम सबसे बड़ी धमनी के बारे में भी पढ़ लें। सबसे बड़ी सिरा इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सबसे बड़ी सिरा वेंस जो होती है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें और समय समय पे हम अपन डिस्कस करते रहेंगे जो भी साइंस के टॉपिक्स आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा श्वेत कण मोनोसाइट, सबसे बड़ा श्वेत कण मोनोसाइट। तो सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी सिरा, सबसे बड़ा श्वेत कण, सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक, सियाटिक। तंत्रिका जो है सियाटिक होती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आप ध्यान रखें। तो आज अपन ने एंजाइम्स, मानव में एंजाइम्स किस प्रकार क्रिया करते हैं, क्या वो उत्पाद सबस्ट्रेट बनाते हैं, क्या अंतिम उत्पाद बनाते हैं, इसमें से 101% आता है। दूसरा अपने ये मानव के महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम क्यों न हो, छोटे लेवल पे जो पहले सेकेंडरी था 12th कर दिया गया, वहाँ पे आप देखेंगे तो इनमें से जो आज हमने किए कि BMR क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, ये जो हीमोग्लोबिन है, और आपके जितने भी जो ब्लड के ग्रुप हैं, टेबल ब्लड में, आप ये टेबल भी ध्यान में रखें। कि जैसे 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी और O। तो ए ब्लड ग्रुप जो है ए को देगा और O यूनिवर्सल डोनर है, और ये ए बी जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो ए को भी देगा और ए बी को भी देगा। बी को तो देगा ही और ए बी को भी देगा। और ए बी सर्वग्राही है, इसलिए वो ए का भी लेगा, बी का भी लेगा, ए बी का भी लेगा और ओ का भी लेगा। और ओ यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए ओ वाले का ही ले सकता है, बाकी कोई भी इसको ब्लड नहीं देगा। तो ये 4 हमारे ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। तो इनमें जो गिविंग ग्रुप है ए और ए बी, इसमें गिविंग बी और ए बी, इसमें ए बी सबका लेगा और ओ को होगा, यहाँ कोई लेगा। तो ये भी ध्यान रखें आप ब्लड ग्रुप के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको आज का ये विज्ञान का बेसिक कंसेप्ट में पाठ्य लेसन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस महत्वपूर्ण समय निकाल करके जो मैं आप लोगों के लिए अध्ययन सामग्री जुटा रहा हूँ, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और निःशुल्क इस प्रकार के फ़ायदे को आम जन तक, गरीब से गरीब विद्यार्थी तक पहुंचाए। और जब आप एक दूसरे से इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आप समय समय पर जुड़ेंगे, दूसरे भी उसको सब्सक्राइब करने के लिए उसको प्रेरित करें। धन्यवाद। हाँ, काम तो करना है।